Hello, good afternoon, class. Very good afternoon. Okay, so today we will start the one or two topic with which we are left, the completion of second unit. So और कल की एक क्लास होगी जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल क्वेरीज डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा तो, मतलब अगर कुछ कंटेंट आज का बच जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सिलेबस में आपने एक देखा होगा कि अलजेब्रा के साथ साथ, लेट मी ओपन द सिलेबस, अलजेब्रा के साथ साथ इसमें रिलेशनल कैलकुलस भी मेंशन है। तो रिलेशनल कैलकुलस को इतने डिटेल में नहीं पूछता या पूछता भी है तो जब आपने अलजेब्रा कर लिया है तो मोर और लेस उसी तरह की कुछ बातें होती हैं, तो इतना कोई टफ होता नहीं है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस। Okay, so in second unit we have covered relational data model concept, integrity and all constraint over there. Then algebra, और algebra के बाद ये देखिए ये जो टॉपिक है ये बच रहा है, बाकी तो हम लोगों ने सारा सब कुछ कर लिया। रिलेशनल कैलकुलस, टपल कैलकुलस एंड डोमेन कैलकुलस बहुत इजी है। दोज हु आर डेल्ट विद द रिलेशनल अलजेब्रा एंड एसक्यूएल सीरियसली उनके लिए कुछ नहीं है ये, बट इसमें मेथोडोलॉजी थोड़ी चेंज जाती है, बाकी सब कुछ वही है। अच्छा, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि एसक्यूएल जो है वो नॉन प्रोसीजरल है, पीएल एसक्यूएल आपकी प्रोसीजरल है। इसी तरह से अलजेब्रा को हम लोग प्रोसीजरल बोलते हैं, ध्यान से सुन लो। अलजेब्रा को हम लोग प्रोसीजरल बोलते हैं बट रिलेशनल कैलकुलस को हम लोग नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? जब हम बात करें व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोसीजरल। और नॉन प्रोसीजरल यानी जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, वो डिक्लेरेटिव कौन सा होता है? रिलेशनल कैलकुलस और एसक्यूएल। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अलजेब्रा दिखता है एसक्यूएल की तरह है, बट अलजेब्रा को हम लोग प्रोसीजरल बोलते हैं और एसक्यूएल को नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं। रिलेशनल कैलकुलस को हम लोग नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं और पीएल एसक्यूएल को हम लोग प्रोसीजरल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने एसक्यूएल का डेटा टाइप, कमांड, ऑपरेटर, टेबल, व्यू, इंडेक्स, क्वेरी, सब क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शन, अपडेट, डिलीट करना, ज्वाइन, यूनियन, इंटरसेक्शन करना, माइनस, कर्सर, ट्रिगर, टॉपिक वी आर लेफ्ट विद दिस। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। कल मैंने कुछ क्वेरीज भेजी थी, आप वो लोग भी उसको भी देखते रहिए। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने कैलकुलस पे। आइए लौटते हैं। ओके, सो कैलकुलस की बात करूं तो पहले आपको एक छोटा सा बता दूं कि क्या है इसमें। रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, जो केवल ये बताता है कि हमें क्या डेटा चाहिए, उसके ऊपर की बात नहीं करता। वैसे देख के कहोगे कि सर अलजेब्रा और कैलकुलस एक ही तरह तो है, तो उसको प्रोसीजरल कह रहे हैं, उसको नॉन प्रोसीजरल कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये समझ लो कि रिलेशनल कैलकुलस को नॉन प्रोसीजरल कहते हैं और अलजेब्रा को प्रोसीजरल कहते हैं। इस बात को हम ढूंढते हैं तो बस यहीं तक समझ में आता है कि उसमें हम ये भी बताते हैं कि हाउ टू डू, और यहाँ पर बताते हैं व्हाट टू डू। और एसक्यूएल क्या है? नॉन प्रोसीजरल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कैलकुलस आपके दो फॉर्म के होते हैं, एक होता है आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस, दूसरा होता है आपका डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अभी ये बात समझ लो, आगे एकदम एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी आपको। टपल रिलेशनल कैलकुलस कहने का मतलब कि जब आप डेटा पे जो आप सर्च परफॉर्म करने जा रहे हो, जो क्वेरी परफॉर्म करने जा रहे हो, वो आप टपल वाइज परफॉर्म करोगे। बात को समझना बेटा। और जो आप, बस हो गया, गुड आफ्टरनून। ओके, बंद करो गुड आफ्टरनून, बहुत मैसेज
वो आ जा रहा है, बीच में कोई काम का करेगा तो बंद हो जाएगा। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का क्या मतलब हुआ? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का मतलब हुआ जब आप सर्चिंग को डोमेन वाइज, तो डोमेन का मतलब आपको पता है कॉलम, और टपल का मतलब आपको पता है रो वाइज। सो व्हेन यू परफॉर्म द searching or query on the basis of tuple, it is known as tuple relational calculus. And it is also when we perform the searching on the basis of domain, it is known as domain relation calculus. तो क्या करते हैं, देखिए मैं बहुत थ्योरी नहीं बताऊंगा आपको, आप सीधे आइए एक एग्जांपल पे और इसके बाद आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज कि मुझे एक टेबल है मेरे पास जिसमें टेबल का नेम है स्टूडेंट। अभी यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा या कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उसको टेबल नहीं बोल के हम लोग रिलेशन बोलते हैं, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। और इफ वी वांट टू गेट डेटा फ्रॉम फॉर स्टूडेंट्स विथ एज ग्रेटर देन 70, हम चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का डेटा पता चले जिनकी एज क्या है, ग्रेटर देन 17 ईयर है। सो देखो, आपको अलजेब्रा लिखना पता है, आपको अलजेब्रा पता है कि आप सिंबल बनाते सिलेक्ट वाला एज इक्वल टू 70 या ग्रेटर देन 70 लिखते और स्टूडेंट टेबल पे अप्लाई कर देते, तो वो आपका क्या आ जाता, वो आपका जो तरीका होता है वो अलजेब्रा लिखने का तरीका होता है। अब आइए जरा देखते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस लिखने का क्या तरीका है। ओके, इजी है काफी, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए, आपको जो चीज फेच करनी है, आपको क्या फेच करना है, नेम। डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि कैलकुलेट दिस वन, if we want to calculate, sorry, if you want to ask to fetch names of student, तो देखो कैसे करना है। यहां पर जो डेटा तुमको फेच करना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखते हो टेबल नेम। टेबल नेम आपने क्या लिखा, स्टूडेंट। टेबल नेम या रिलेशन नेम आपने क्या लिखा, स्टूडेंट। अब उसका आपने उसको आप टी से डिनोट कर रहे हो, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि आप उसको टी से डिनोट कर रहे हो। एक चीज तो मतलब ये है कि ये जो टी डॉट नेम आप कर रहे हो, बेटा ध्यान समझना, रो वाइज हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो टी स्टैंड कर रहा है कि आप रो वाइज सर्च कर रहे हो, ठीक। टेबल तो हमें क्या मिल जाए, टी डॉट नेम। तो लिखने का जो सिंटेक्स का तरीका है वो देखिए कि आपने यहाँ पर क्या लिखा, जो डेटा आपको फेच करना है उसको आप लिखते हो टी डॉट नेम, फिर आप रिलेशन का नाम लिखते हो, एंड लगा के आप कंडीशन लिखते हो। अब आओ जरा इसकी थ्योरी में हम लोग देख लें, बिल्कुल यही सारी बातें लिखी हैं। इन टपल रिलेशनल कैलकुलस वी वर ऑन फिल्टरिंग टपल बेस्ड, जो मैंने आपसे बात बताई, ऑन द गिवन कंडीशन। तरीका क्या है, टी लिखते हो मतलब टपल फेच करो, कौन कौन सी टपल फेच करो, तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हमने, तो टी किसके लिए डिनोट कर रहा है, is denoting for the tuples of students। तो उस टपल में से, मतलब टपल का मतलब आप समझ रहे हो, रो, स्टूडेंट टपल में ये है मामला। ओके, तो इस तरह से इसमें करते हैं। डोमेन रिलेशन कैलकुलस में कैसे करते हैं, डोमेन रिलेशन कैलकुलस में डोमेन वाइज करते हैं। मतलब यहाँ पे डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एक टेबल है, तो नेम और एज फेच कर लो, किसका, जिसका एज 17 से ज्यादा है। तो ये जो तरीका होता है, देखो कर सब, चाहे अलजेब्रा की बात करो, चाहे डोमेन रिलेशन कैलकुलस की बात करो, चाहे टपल रिलेशन कैलकुलस की बात करो, ये सारे के सारे काम एक ही कर रहे हैं, बट लिखने का बस तरीका अलग है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, टपल के लिए हमने एक वेरिएबल टी ले लिया, टी वेरिएबल लेके हमने बताया कि साहब इसका जो है टी वेरिएबल का डॉट नेम लेना है अगर टी डॉट एज 17 से ज्यादा है, ठीक। ये मतलब एकदम बेसिक थ्योरी इसमें हम लोगों ने देखी कि, और डोमेन रिलेशन कैलकुलस में क्या करते हो, डोमेन रिलेशन कैलकुलस फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन देयर डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। डोमेन के ऊपर परफॉर्म करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन रिलेशन कैलकुलस।
प्रेडिकेट लॉजिक आपने पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है तो याद करो, वहां पर देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऐसे करके हम लोग लिखते थे सिंटेक्स। तो इन्होंने कहा क्वेरी को भी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन कैलकुलस बोलते हैं। ओके, तो बात यहां तक आपको समझ में आई होगी। इट्स कोर आइडिया इज टू डिस्क्राइब फाइनाइट सेट ऑफ प्रेडिकेट वेरिएबल। तो कंस्टेंट लगाएंगे, मतलब जिस तरह से आप वो लिखते थे अपना प्रेडिकेट लॉजिक, उस तरह से इसको लिख सकते हैं। अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि दो टाइप का होता है, एक होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस, एक होता है डोमेन। टपल काम करता है आपके किसके ऊपर, वेरिएबल रेंज ओवर टपल, मतलब तुम एक वेरिएबल बना दोगे और वेरिएबल को क्या करोगे, वेरिएबल में जब अगर रो की वैल्यू इनिशियलाइज करके सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो तो वो बोला जाता है आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस। और अगर वेरिएबल में तुम डोमेन की वैल्यू इनिशियलाइज करके परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जैसे हर बार तुमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, मेरी बात को ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है। एक्स तुमने वेरिएबल ले लिया, अब अगर तुम्हारा काम यह है कि एक्स में तुम हर बार एक एक रो इनिशियलाइज मतलब असाइन कर रहे हो और चेक कर रहे हो, अगर वो सही है तो एक्स की वैल्यू तुम प्रिंट कर दे रहे हो, इस तरह से समझो। और जब तुम डोमेन वाइज करते हो तो क्या करते हो, तुम हर डोमेन को, हर डोमेन के लिए जिस जिस डोमेन पे काम हो रहा है, मतलब जिसके बेस पे सर्च हो रहा है या जो डोमेन का हमको वैल्यू प्रिंट कराना है, उसके लिए कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हो और उसमें उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हो, फिर वो वेरिएबल पे कंडीशन लगा के चेक कर लेते हो। कितनी सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिलेशनल कैलकुलस में हम लोग कैसे लिखते हैं। सपोज वही जो मैंने आपसे बात बताई, टी एक वेरिएबल है, पीटी मतलब पी नाम का रिलेशन है, टी उसके लिए हमने एक असाइन कर लिया। जैसे यहाँ पर है फाइंड ऑल सेलर्स, अगर याद हो तो अभी दो आपको एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उसी में से हैं सेलर और बोट वाली टेबल। ठीक है, तो कैलकुलस इसके बेसिस पे देख लो, अलजेब्रा और इसको हम लोग उसके बेसिस पे देख ली। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतनी बार इसको कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड ऑल सेलर्स विथ अ रेटिंग अबव 7। तो क्या किया गया, टेबल अगर आपको टास्क 2 वाली याद हो, नहीं याद है तो ओपन कर ले रहे हैं, आओ जरा देख लो। कमेंट आया है, हेलो, ऑडिबल है क्या, मैं ही बोले जा रहा हूं, हेलो, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। कब से हर्षित चला गया था आवाज, रिलेशन ये समझ में आई नहीं बात जो हमने करी अभी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कल जो है सबमिट करना है क्वेरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई कोई बीच बीच में गायब था। अरे यार, तो क्या फिर से बताना पड़ेगा सारी बात। चलो अच्छी बात है, बीच में अब नहीं बताना है ना, उसके आगे की बात करें जो बात कर लिया। हाँ, नहीं तो टाइम नहीं आ रहा हो कुछ बात समझ में तो बता देना, ठीक है, रहने दीजिए। आई डोंट थिंक सर। अच्छा, चलो ओके ओके, कोई बात नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नोट से कर दिया, पीपीटी से फिर से बात कर लेते हैं। सो मैंने आपको ये बताया कि अलजेब्रा और कैलकुलस, मतलब अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, और अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा जो था हमारा उसको हम लोग प्रोसीजरल बोलते हैं, और कैलकुलस को हम लोग नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं। दो टाइप से कैलकुलस सॉल्व होता है रिलेशनल कैलकुलस, एक टपल के बेस पे, एक डोमेन, डोमेन मतलब कॉलम के बेस पे। यही बात मैंने अभी तक आपको बताई थी। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो बात समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने आपसे कहा कि जब टपल रिलेशनल कैलकुलस पे बात होती है तो क्या होता है, एक वेरिएबल टी लेते हैं और उसमें आप क्या करते हो, हर बार एक एक रो को असाइन करके कंडीशन चेक करने का काम करते हो। ठीक, मतलब ये जो वेरिएबल टी दिख रहा है आपको, ये टपल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से जो आपके यहाँ पे डोमेन होते हैं, मतलब यहाँ पर जो आप वेरिएबल लेते हो तो कौन कौन से लेते हो, जिन वेरिएबल पे तुमको जैसे नेम और एज तुमको प्रिंट करना है, तो नेम और एज के लिए तुमने दो वेरिएबल का नेम ले लिया, नेम और एज, और उसके बाद जिस स्टूडेंट पे तुम परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ कंडीशन क्या लगा दी, एज इज ग्रेटर देन 17। तो ये जो परफॉर्म करता है डोमेन वाला, ये डोमेन पे यानी कॉलम पे परफॉर्म करता है, वो किस पे परफॉर्म करता है, वो रो पे परफॉर्म करता है। दोनों ही केस में वेरिएबल लेते हैं, एक में वो वेरिएबल टपल को रिप्रेजेंट करता है, एक में वेरिएबल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यही बात अभी तक हम लोगों ने समझी थी। मैं आपको टास्क टेबल दिखाने वाला था,
देखो ये आपसे मैंने बोला था ना, सेलर और बोट और आईडी वाला, ठीक, ये इसकी बात मैं कर रहा था। ये मैंने आपको इसीलिए इसमें टास्क दिया है क्योंकि कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे हैं। और अभी मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन और दूंगा जिसमें आपको अलजेब्रा लिखना है। क्या कॉलम है? एसआईडी, पीआईडी एंड डे। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन पूछना जा रहा हूँ लेकिन टाइम तुम लोग ज्यादा लगा दोगे, चलो छोड़ो। ये हमारे पास इसमें 4 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। तो इस पे, इसके ऊपर देखो, इसी टेबल के ऊपर ये आपकी क्वेरी है। क्या क्वेरी है आइए देखिए जरा सा, कि फाइंड सेलर्स, फाइंड ऑल सेलर्स विद अ रेटिंग अबव 7। ऐसे आप सेलर्स का नाम बताइए जिनकी रेटिंग 7 से ज्यादा है। आगे अटक गए, अटको मत भाई, कल लास्ट डेट है सबमिट करने की। कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा, ये बड़ा अजीब है, पूछना चाहिए। एक आध रह जाए तो अलग बात है। ठीक, तो देखिए जरा कैसे कर रहे हैं। कौन सी टेबल की बात हो रही है? टेबल की बात हो रही है साहब ये, यहाँ पर जिसकी रेटिंग, तो टपल आपको अगर कैलकुलस अप्लाई करना है तो टपल कैलकुलस अप्लाई करने के केस में ओके, कहाँ हम लोग यहाँ। Yes, is it audible now? हेलो, यस ऑडिबल, ओके। एक्चुअली ये तुम लोगों के लिए भी बहुत वो बात है कि आप लोग बैठ के इतना वेट करते हैं, प्रशंसनीय है भाई। ओके चलो, तो अब ये देखो, फाइंड ऑल सेलर्स विद रेटिंग अबव 7। तो उसमें आपका एक कॉलम एस डॉट रेटिंग ग्रेटर देन 7, तो हमें एस सेलेक्ट करना है। देखो बात को समझो, ये अगर आप समझ गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट एस। एस क्या है? एस बिलोंग टू सेलर। सेलर टेबल की जितनी टपल है उसको आप एस से डिनोट कर रहे हो, और आप चेक कर रहे हो कि जिस भी टपल के लिए एस डॉट रेटिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाए, व्हाट वी डू, वी जस्ट सेलेक्ट दैट टपल। उस टपल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टपल का मान लो उसमें हमको क्या करना होता है, नेम सेलेक्ट करना होता है किसी का, तो क्या लिख देते? एस डॉट एस नेम लिख देते, खत्म बात। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, क्या बात मैं आपसे कह रहा हूं? मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जैसे अगर आपको ये काम करना था, इसको मैं एक सेकंड इसको बंद कर दूं और इसको बंद कर दूं, बेवजह बार बार खुल रहा है, इसमें भी इसको बंद कर देता हूं। ठीक, सो एस डॉट, आपको इस टेबल में क्या करना है, टपल रिलेशन कैलकुलस लगा के, टपल रिलेशन कैलकुलस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। ओके, टपल रिलेशन कैलकुलस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। तो आप टपल रिलेशन कैलकुलस कैसे लगाते हो? एक वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल आप बता रहे हो सेलर टेबल से, सेलर टेबल का ही एक एलिमेंट है, या तो सेलर के बगल में उसको ब्रैकेट में भी एस लिख सकते हो, एंड द कंडीशन इंपोजिंग इज एस डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन 7। खत्म कहानी। ये हो गया आपका क्या, टपल रिलेशन कैलकुलस का एक एग्जांपल। अगला देखो कि मैंने आपसे बताया कि प्रेडिकेट की तरह काम करता है, तो ऑल द थिंग्स यू हैव रेड ओवर वेयर इन द प्रेडिकेट लॉजिक, ये देखो, निगेशन, एंड, और, इम्प्लाइज, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। देयर जितने उल्टा ये जो ई बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट आर सच दैट विच बिलोंग टू पी आर, एंड फॉर ऑल द आर विच बिलोंग टू पी आर, इसको ये पढ़ते हैं। सो निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन, और ये आपका और हो गया, और ये एम्प्लॉय, ये सारा सब कुछ इसमें
टीआरसी और डीआरसी में अप्लाई होता है। अगेन देयर इज अ सेकंड क्वेरी, फाइंड द नेम एंड एजेस ऑफ सेलर विथ रेटिंग अबव 7। तो आइए जरा अपनी टेबल देखिए। सो वेयर इज द टेबल, हियर इज द टेबल, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड द नेम एंड एज ऑफ सेलर विथ अ रेटिंग अबव देन 7। तो आपको एज और क्या बतानी है, एज बतानी है और उनका बताना है नेम जिनका रेटिंग सेलर 7 से ज्यादा है। सो सेम इन दैट वे यू कैन डू, देयर एग्जिस्ट सच एस, और एस किससे बिलोंग कर रहा है, सेलर से, सच दैट रेटिंग इज ग्रेटर देन 7 एंड पी नेम इक्वल टू, ये टेबल को ज्वाइन किया है, उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है एज अलग कॉलम में हो। मतलब आप बात समझ पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या कहा कि एक एस वेरिएबल है और उसके साथ आपने कंडीशन क्या अप्लाई कर दी। यहाँ पर ये देखो बेटा ज्वाइन लगा है, तो हो सकता है जिस टेबल को ये लेके चल रहे हो उसमें दोनों टेबल में, फिलहाल मेरी समझ से तो दोनों टेबल सेम थी, बट इनके हिसाब से चलो ठीक है दोनों टेबल में। अच्छा, फाइंड द नेम ऑफ एन एज ऑफ सेलर विथ अ रेटिंग अबव 7, फाइंड द नेम ऑफ सेलर हु हैव रिजर्व्ड ऑल द बोट्स। ठीक, तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि एस हमने किसके वेरिएबल एक शो किया, वो वेरिएबल हम बता रहे हैं सेलर टेबल से है, एस डॉट रेटिंग ग्रेटर देन 7, और ये एज जो है समझ लेते हैं दूसरे टेबल में दिया है, दोनों टेबल को हमने ज्वाइन किया, वहां से हमने डेटा को फेच कर लिया। फाइंड द नेम ऑफ सेलर हु हैव रिजर्व्ड ऑल बोट्स, तो ऐसा सेलर, अच्छा ये तो डिवीजन की क्वेरी हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आई थिंक बात आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर क्या शो करते हो, आप यहाँ पर टेबल का नेम शो करते हो और उसको आप बताते हो एक वेरिएबल लेके कि दिस वेरिएबल बिलोंग टू दिस, और उसके बाद आप जो कंडीशन होती है वो इंपोज कर देते हो। सो बाय दिस वे यू कैन राइट टपल रिलेशन कैलकुलस। इतना ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, क्वेरी आती है इससे, अगर आई तो एग्जाम में एक आध बार एकेटिव में, मतलब ना एसक्यूएल पूछा ना रिलेशन अलजेब्रा पूछा, सीधे उसने यही पूछा कि आप टपल रिलेशन कैलकुलस से लिख के दिखाइए। तो अलजेब्रा और एसक्यूएल लिख के हम लोग इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि इसको आसान से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन रिलेशन कैलकुलस। मैंने फिर से वही जो बात आपसे कही कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट ये लेते हैं तुम्हारा वेरिएबल। सेलर और एस डॉट रेटिंग के बीच साइन का क्या मतलब है, सेलर और एस डॉट रेटिंग के बीच साइन का क्या मतलब है, सेलर डॉट, कहाँ की बात कर रहे हो भाई, हो गया क्लियर। अच्छा, तो बात आप समझ गए होंगे, मैं बहुत इस पे जोर नहीं दे रहा हूँ, आई थिंक सिंपल सी बात है, तो आप क्लियर हो गया होगा। सो वेरिएबल नेम, आपको कॉलम, हर कॉलम को तुमने एक वेरिएबल नेम दे दिया और उस पे जो कंडीशन अप्लाई होगी उस कॉलम नेम के वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। इसमें भी वो सारी चीजें लगती हैं जो आपकी मैथमेटिकल लॉजिक में लगती हैं, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वाली। अब देखो यहाँ पर ये क्वेरी की गई है, फॉर ऑल सेलर हैविंग रेटिंग 7, तो इसको उस तरह लिखने के लिए क्या किया गया, चारों कॉलम को 4 वेरिएबल नेम से दिखाया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि 4 के चारों वेरिएबल नेम से सेलर टेबल से जुड़े हुए हैं, मतलब सेलर टेबल के एलिमेंट हैं, 4 के चारों कॉलम, जब डोमेन रिलेशन कैलकुलस की तरह वर्क करते हैं। तो फाइंड ऑल सेलर, तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे हमको, सेलर्स के नेम और एड्रेस और एज वगैरह चाहिए, जो भी दिया उन चारों कॉलम में जिनका रेटिंग 7 से ज्यादा हो। तो टी स्टैंड फॉर रेटिंग, तो टी इज ग्रेटर देन 7। देखो इस बार हमने डॉट डॉट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि कॉलम वाइज सर्च हो रहा है। फाइंड सेलर रेटेड ग्रेटर देन 7 हु हैव रिजर्व्ड बोट नंबर 1023, तो 2 टेबल इन्वॉल्व हो रही है, इस तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। 2 टेबल इन्वॉल्व होने के लिए INTA बताया पहली टेबल से, IRBRD रिजर्व टेबल से, दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर दी कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, BR की वैल्यू 103 होनी चाहिए, और दोनों टेबल को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो I इक्वल टू IR होना चाहिए। भाई साहब बात आपको समझ में आई होगी, बट लिखने का बस सिंटैक्स चेंज हो रहा है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। हियर यू हैव chosen the 4 variable names for the 4 column of Saylor table. Here you have chosen 3 variables for the result table, and then you have applied the condition there exist, मतलब ऐसे कितने सेलर हैं जिनके लिए रेटिंग तो 7 से ज्यादा है और उसके अलावा ये कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही है कि I इक्वल टू IR और उसके अलावा BR इक्वल टू 103. So we will get all the sailors who have rated greater than 7 and who have reserved board number 1, 0 and 3. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अब एक मजे की बात ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार कोई पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पूछे तो पता होना चाहिए कि आप
जो कैलकुलस होता है वो थोड़ा सा अनसेफ क्वेरी लिख लेते हैं, उससे हम लोग अनसेफ लिख सकते हैं, मतलब लिख लेते हैं नहीं, मतलब लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम है कि कैलकुलस को ज्यादा नहीं यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा एक अनसेफ टाइप की क्वेरी जनरेट होने का खतरा है। वो क्या है देखो जरा सा, जैसे मैंने लिखा देखो यहाँ पर कि ब्रैकेट लगाया एस और यहाँ पर लिखा निगेशन ऑफ एस बिलोंग टू सेलर। सो दिस पर्टिकुलर क्वेरी पता है क्या कर रहा है, ये एक अनसेफ क्वेरी है। क्यों है अनसेफ, आप इस बात को समझेंगे। ये कह रहा है वो सारे एस बताओ जो एस में बिलोंग नहीं करते। तो सोचिए आपने एक टेबल ली और उस टेबल में सपोज कि 10 कॉलम 10 रो है, तो आप कह रहे हो कि इन 10 रो के अलावा जितने भी तुम्हारी रो हैं कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स में वो सारी रो, तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारी एक अनसेफ क्वेरी हो सकती है। क्योंकि अगर इस तरह तुमने लिख दिया गड़बड़ी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ये आपका जो लीड करता है वो अनसेफ क्वेरी को लीड करता है। ओके मेरी बात आप समझ गए होंगे। इट इज पॉसिबल टू राइट सिंथेटिकली करेक्ट कैलकुलस क्वेरी दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर। मतलब ये क्वेरी तो सही है बट ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर को जनरेट कर सकती है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज वी हैव पुट इन हियर negation symbol. So NES which does not belong to Sailor, so there would be a lot infinite numbers of rows which does not belong to Sailor tables and which exist in the universe. So इसका आंसर यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। इट इज नोन दैट एवरी क्वेरी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशनल अलजेब्रा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सेफ क्वेरी इन DRC and TRC. The converse is also true. That's mean that I have already told you what we have discussed and what we have done in the relation algebra. The same thing we can perform with the relation calculus as well, and the vice versa. That's mean both have the same capability and potential, but there could be a chance to lead for the unsafe queries. Also for the sake of simplicity or for the sake of don't being wrong, we use रिलेशनल अलजेब्रा rather than रिलेशन कैलकुलस। सो इसमें कुछ चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, एग्रीगेट ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले उनको सम के लिए करके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, रिकर्सिव नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स जो डेटा स्ट्रक्चर है वो उससे डील नहीं हो सकते। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आएगी। बहुत छोटा टॉपिक है, क्वेरी आ जाए तो भी छोड़ना मत, रिलेशन कैलकुलस से भी लिख डालना, लिख लोगे आप, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं या पूरे यूनिट में कहीं पे डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं एक नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो थोड़ी सी स्पेशल टाइप की क्वेरी बची थी जो हमने उस टाइम पे छोड़ दी थी। और कल भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछेगा, अदरवाइज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेरी बची है उनको ओपन कर रहा हूँ, दैट विल डिस्कस नाउ। क्लियर है? कुछ रह रहा हो तो बताइएगा। सो नाउ मैंने आपको लास्ट टर्न पे देखिए, यहाँ पर जब हमारा क्वेरी शुरू हुई थी तो मैंने नेस्टेड और कोरिलेटेड यहाँ पर लाके आपको छोड़ दिया था। ठीक, बस मैंने इतना बताया था कि नेस्टेड क्वेरी वो होती है जब क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखी हो, उसको नेस्टेड बोलते हैं। कोरिलेटेड पे मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी। और एक और बात है कि डिवीजन क्वेरी को कैसे ऑपरेट करेंगे। डिवीजन वहां तो सिंबल लिख दिया डिवाइड, ठीक है, वहां तो आपने सीधे सिंबल लिख दिया डिवाइड का, तो आपको डिवीजन परफॉर्म हो गया। बट क्वेरी में क्या करोगे, क्वेरी में डिवीजन का सिंबल ही नहीं होता, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। वो ये दो तीन बातें हैं जो बच रही हैं जो आपको बतानी है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एनफीटीक्यू का डे 3 डे 4 डे 5 वो सारा सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग उसका जाके क्विज सॉल्व करिए और कंटेंट को भी पढ़िए। मैं दोनों बातें कहूंगा, बहुत जल्दी अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग एक क्विज करेंगे जो उसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करके जल्दी से खत्म करिए। सो अब आइए जरा सा नेस्टेड और कोरिलेटेड क्वेरी के ऊपर मैं आपको कुछ बातें समझा दूं और आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। देखिए, नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी में पहले डिफरेंस समझ लो। अच्छा, एक और बात, जो काम तुम नेस्टेड से कर सकते हो वही काम तुम कोरिलेटेड क्वेरी से कर सकते हो और वही काम तुम ज्वाइन से भी कर सकते हो। ऐसा अभी अपने दिमाग में मत बनाना कि साहब ये बताइए काहे नेस्टेड पढ़ रहे हैं, काहे कोरिलेटेड पढ़ रहे हैं। अरे दीज आर द डिफरेंट ट्रिक्स और वेज टू सॉल्व अ क्वेरी। सो जो आसान लगता है या जो टाइम बीइंग पे समझ में आता है कि ये सिंपल होगा, उसको हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है बात? बट thrice of them have the same capability। मतलब जो आपका वो कर सकता है कौन, नेस्टेड, वही आपका कोरिलेटेड भी कर सकता है, और जो कोरिलेटेड कर लेता है वो ज्वाइन भी कर लेता है। मतलब तीनों सेम है। ठीक, ज्वाइन तो ऑब्वियसली बात है, 10 टेबल जितनी टेबल ज्वाइन करनी हो ज्वाइन करके हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। सो देखिए, नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी का पहले डिफरेंस समझो। जैसे देखो ये क्वेरी यहाँ ऑपरेट हुई, अब मैं बताऊंगा नहीं हर बार, वही रिसर्च डिपार्टमेंट वाली है, तो ये तुमको एक रिजल्ट
इवेलुएट करके यहाँ पर देगी। ठीक, जैसे ये तुम्हें डिपार्टमेंट नंबर दे रहा है जिनका भी नेम रिसर्च है, ये तुमको यहाँ पर फेच करके इसने दे दिया। तो अब ये जो अंदर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, बेटा ध्यान से सुनो, ये जो अंदर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है इसका बाहर की क्वेरी से कोई मतलब नहीं। ये जब एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगी तब बाहर की क्वेरी उस रिजल्ट को लेके ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। क्लियर है बात? सो आप मेरी बात देखिए, जैसे यहां पे बात करें डीएम, ठीक, जैसे ये क्वेरी देखो तो ये भी नेस्टेड है, केवल नेस्टेड है। काहे नेस्टेड है? क्योंकि अंदर की जो क्वेरी हुई है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय दिस टेबल हैज इन्वॉल्व, बाहर की टेबल यहां पर इन्वॉल्व नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट टेबल यहां लिखा है बट इस प्रोजेक्ट टेबल को हम यहां यूज नहीं कर रहे हैं, अंदर हमने अपनी प्रोजेक्ट टेबल ले रखी है। बात को समझना, यहां पर देखो वर्क्स ऑन और एम्प्लॉय टेबल यूज हो रही है और वही ज्वाइन हो रहा है, बाहर की प्रोजेक्ट टेबल को हम लोग यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं। सो नेस्टेड क्वेरी वो है कि अंदर आपने क्वेरी को इवेलुएट किया और उसका आंसर आ गया, अब बाहर वाली क्वेरी उसके आंसर को यूज करेगी। सो दिस इज योर नेस्टेड क्वेरी। जैसे ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो, विच आई हैव टोल्ड यू, हियर इज द पी नंबर और आर्स, और वर्क्स ऑन पे कर रहा है और वर्क्स ऑन में हमने ये बात सर्च कर ली, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा विच इज वाज आई थिंक 1 2 3 वो यहां पर जाएगा। बट देन व्हाट इज द कोरिलेटेड क्वेरी? कोरिलेटेड क्वेरी पे हम लोग आए थे और वहां पर रुक गए थे। सो कोरिलेटेड भी है और नेस्टेड भी है। ये क्वेरी क्या होती है जरा समझो। जैसे जब तुम एक क्वेरी बाहर लिखे हो इसको आउटर क्वेरी बोलते हैं, एक क्वेरी अंदर लिखे हो इसको इनर क्वेरी बोलते हैं। जब इनर क्वेरी का ऑपरेशन, ध्यान से सुन बेटा, जब इनर क्वेरी का ऑपरेशन बाहर की क्वेरी पे डिपेंड करे, सो दैट इज योर कोरिलेटेड। ऑब्वियसली बात है, if you are saying correlated, that means the outer query must be related with the inner query. So simple. So how the outer query is related with inner query? तो याद करो for के अंदर for loop, तो for के अंदर for loop में जैसे तुमने बाहर लिखा I equal to 0 to less than 10 और I plus plus करके चला दिया, नेक्स्ट लिखा तुमने J equal to 0 और j इज लेस देन 10, ऐसा समझो। तो अब हम उसमें करते क्या है कि i की एक वैल्यू को उठाते हैं। ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे तो आ जाएगा। फिर आप कितना भी टिपिकल क्वेरी आपके सामने कभी आए तो आप परेशान नहीं होंगे। आप बाहर की एक वैल्यू को यहां से उठाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली अंदर की सारी क्वेरीज को रन करते हैं। जब मैच होता है तो वो आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब कहने का ये, रिट्रीव द नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हु हैज अ डिपेंडेंट विद द सेम फर्स्ट नेम एज द एम्प्लॉय। तो देखो अंदर की क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट ESSN को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर ESSN इक्वल टू E.SSN। ई कौन सी है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक। और यहां पर डिपेंडेंट टेबल में क्या है, ESSN एंड E.FNAME इक्वल टू डिपेंडेंट.FNAME। तो हम यहां से क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय उठाएंगे और डिपेंडेंट वाली टेबल में जितना डेटा दिया है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय टेबल की एक वैल्यू को उठाया, डिपेंडेंट टेबल की जितनी भी वैल्यू दी है सबसे कंपेयर किया, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम उसका ESSN बता देंगे, हाँ साहब इस वाली वैल्यू का आपका ESSN आपकी पहली वाली वैल्यू से मैच हुआ, तो वो ESSN यहां से फेच हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू आ जाएगी। फिर अगेन सेकंड वाली वैल्यू यहां से उठाई जाएगी एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉय टेबल से क्या उठाया जाएगा, FNAME और SSN दोनों मैच होगा इनकी सारी वैल्यू से। जो वैल्यू मैच हो जाएगी उसका ESSN क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। कोरिलेटेड मींस कि बाहर की क्वेरी को तुम एक बार उठाओगे, बाहर की क्वेरी को उठाओगे का मतलब बाहर की क्वेरी की एक रो को उठाओगे और उसको अंदर की क्वेरी में छोड़ के पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने दोगे, जो रिजल्ट देगा वो आप बाहर करोगे। फिर अगेन तो मतलब ईच एंड एवरी टाइम अ सिंगल टपल फ्रॉम द आउटर क्वेरी गेट एग्जीक्यूटेड विद इन द नेस्टेड इनर क्वेरी। बोलिए भाई सब बात समझ में आई? सो अब आप कोरिलेटेड क्वेरी में एक बात हमेशा देखोगे कि जो अंदर जो भी ये तुम्हारा ज्वाइन वगैरह परफॉर्म हो रहा है, ये बाहर की क्वेरी के किसी टेबल से ही हो रहा होगा। देखो यहाँ पर सिलेक्ट ESSN फ्रॉम डिपेंडेंट, तो इस बार हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं लिखा, वेदर वी आर कंपेयरिंग इट विद E.SSN एंड E.FNAME, but we haven't written the table comma employee here. What we are doing, we are using the employee table from the outer query. So by seeing this query, as you can see here, we haven't used the employee table within inner query. That's why it is your correlated query.
बाकी एग्जीक्यूशन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, इतने तो तुम तेज हो ही गए हो। अब देखो वही बात, रिट्रीव द नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल द प्रोजेक्ट कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। जल्दी से बताओ इसमें किस टाइप का ऑपरेशन लगेगा। 50 बार मैंने इसीलिए आज तक से पूछा है कि जैसे ही ऑल दिखे, हु वर्क ऑन ऑल द प्रोजेक्ट कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट 5, तो उसके केस में आपको क्या करना है, आपको लगाना है क्या, डिवीजन ऑपरेशन। क्या लगाना है बेटा, डिवीजन ऑपरेशन। तो डिवीजन ऑपरेशन यहां पर ऐसे अप्लाई होता है डायरेक्टली, बट इसका फंक्शन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। 2-3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बट आपको मैं देखो, जैसे एक ये तरीके से लिख सकते हैं, एक नेक्स्ट इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों का मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। अच्छा, एग्जिस्ट क्या करता है, बहुत हम लोग कहीं पे इसको बात कर चुके हैं, बट आ गया है अभी मुझे दिख गया, शायद मैंने नहीं डिस्कस किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो यहां पे भी देखो, जल्दी से बताओ क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी है या नहीं। आप आंसर करेंगे, आई एम वेटिंग। इज दिस अ कोरिलेटेड क्वेरी और नॉट? कोरिलेटेड क्वेरी है या नहीं? आवाज नहीं आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? हेलो? यस, हाँ, तो बताइए है कि नहीं कोरिलेटेड? यस सर। अच्छा, हाँ, ऑडिबल वाली बात बाद में, पहले ही बताओ कोरिलेटेड है या नहीं। यस, इट इज कोरिलेटेड। व्हाई इट इज सो? बिकॉज एज वी कैन सी वी हैवंट यूज द एम्प्लॉय टेबल हियर, सो व्हाट वी आर यूजिंग, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है, या चल भी जाए, बट आपको मैंने कल भी कहा है कि जब भी एम्बिग्विटी हो, एम्बिग्विटी से बचने के लिए आप यहाँ पर हमेशा क्या यूज करो, एम्प्लॉय डॉट एफ नेम इक्वल टू डिपेंडेंट डॉट नेम, या डिपेंडेंट डॉट डिपेंडेंट नेम, जो भी कॉलम का नेम हो उसके हिसाब से। तो ये भी आपकी कोरिलेटेड है, ये भी आपकी कोरिलेटेड है। यहाँ भी देखो डिपेंडेंट टेबल, एक टेबल इन्वॉल्व हुई है, बट वी हैव यूज्ड एसएसएन, सो एसएसएन फॉर दिस एम्प्लॉय। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो जरा एग्जिस्ट का काम देख लो, रिट्रीव द नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हु हैज अ डिपेंडेंट विद द सेम नेम एज ऑफ द एम्प्लॉय। तो इफ देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी डेटा मिले जिसका भी एसएसएन और एफ नेम बराबर हो जाएगा, उसका यहाँ से वही उस एम्प्लॉय का डेटा उठाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ नेम प्रिंट कर देंगे। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जिस्ट ऐसे काम करता है। नॉट एग्जिस्ट होता है मतलब जब ये क्वेरी आपकी नहीं मिले। देखो कितनी बढ़िया क्वेरी है, रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट, जिसके पास डिपेंडेंट नहीं है। तो जितना लोग भी मैच हो गए उनको छोड़ के, जैसे एक आदमी को उठाए, अगर वो मिल गया तो उसको नहीं लिखना है, लेकिन अगर एक आदमी को उठाए और उसके करस्पॉन्डिंगली डेटा नहीं मिला तो उसको उसका एफ नेम और एल नेम लिखना है। कितना अच्छा बढ़िया सा क्वेरी है, देख रहे हो। रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, तो ये भी आप देख लिया, एमजीआर एसएसएन कर लिया, यहाँ पर ईएसएसएन इक्वल टू ये मैनेजर चेक कर लिया, ये उसका डिपेंडेंट चेक कर लिया। अगर दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना कि वो मैनेजर भी है, उसका डिपेंडेंट भी है, तो उसका नाम लेके या उस एम्प्लॉय का डेटा लेके एफ नेम और एल नेम हमने पता कर लिया। सो सिंपल इज दिस। क्लियर है? नाउ अब आइए जरा सा इस पे बात करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेरी, वैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने लिखा है, अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आओ पहले इसको देख लो। आपसे कह रहा है भाई साहब पहले अपने दिमाग में सब लोग बना लीजिए, क्योंकि डिवीजन के बारे में मैंने बहुत बता दिया आपको। एक टेबल लेंगे जिसमें 2 कॉलम रहेंगे, एक टेबल लेंगे जिसमें सिंगल कॉलम रहेगा। सिंगल कॉलम में वो वैल्यू रहेगी जो हम चाहते हैं। कहने का मतलब प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। इन द सेकंड टेबल वी विल हैव ओनली द प्रोजेक्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 5। एंड फर्स्ट में क्या होगा, जो डेटा चाहते हैं और जो डेटा से हमको डिवाइड करना है। सो एम्प्लॉय का डेटा होगा, मतलब एम्प्लॉय नेम होगा और मतलब इसमें तो ये चीज नहीं करना है, इसमें तो अच्छा क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक टेबल में तो ये चीज डेफिनेट है कि हमको क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर। अब आइए देखिए जैसे क्या काम कर रहा है। सेलेक्ट P नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर T नंबर इक्वल टू 5। तो हमको सारे प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर मिल गए। सोचो प्रोजेक्ट हुआ 1 2 3। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ये समझ में आ जाना चाहिए। सो व्हाट वी आर डूइंग कि अगर
यहां पर हमने सर्च किया, देखो यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि सेकंड नेस्टेड क्वेरी क्या कर रही है, रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर ऑफ ऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। सपोज वी आर हैविंग विद 1 2 3, 1 2 3 आर द प्रोजेक्ट नंबर कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर देखो, फॉर ईच एम्प्लॉय टपल, एम्प्लॉय के हर टपल को उठाएगा, फर्स्ट नेस्टेड क्वेरी which is correlated, retrieve the project number on which employee works। देखो ये क्या करेगा बेटा, बहुत बढ़िया से, we will keep one employee tuple और उसको मैच करेंगे किससे, वर्क्स ऑन टेबल से। तो हमको पता चल जाएगा कि हर एम्प्लॉय कौन कौन से प्रोजेक्ट नंबर पे काम कर रहा है। बात क्लियर है आपकी कि वो किस किस प्रोजेक्ट नंबर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट, इफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टपल कंसिस्ट all project controlled by department number 5, that employee tuple is selected। मेरी बात आप समझिएगा, मैंने आपसे अभी पहले भी समझाई है ये बात। ये आपकी जो अंदर वाली टेबल है, that would give you the project number, ये आपको देगा प्रोजेक्ट नंबर। ये क्या देगा, एक एम्प्लॉय को उठाएगा और उसका प्रोजेक्ट नंबर चेक करेगा। अगर यहां पर जो आपके प्रोजेक्ट नंबर आया है, एक एम्प्लॉय का जो प्रोजेक्ट नंबर आया है, अगर उसके पास वो सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर होंगे जो प्रोजेक्ट नंबर जो डिपार्टमेंट नंबर 5 प्रोजेक्ट रखता है, तो हम उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके उसका एफ नेम और एल नेम बता देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे 1 2 3 इज द प्रोजेक्ट controlled by department number 5, and we are having with employee who is working on department number 1 2 3 4 and 5. So this employee whose ID, let us suppose, is 1, so employee 1 who is working on 1 2 3 4 5 contains 1 2 3 also। so वो employee का डेटा लेके हम एफ नेम और एल नेम को बता देंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ओके, सिंपल सी बात है। अब यही सोचो, अगर एक दूसरा एम्प्लॉय ऐसा मिलता है हु वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट 1 3 एंड 6, तो यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जो ये कंटेन नहीं कर रहा, सो उस एम्प्लॉय का डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे। दिस इज द वन वे ऑफ राइटिंग योर डिवीजन क्वेरी, बट ये सपोर्ट शायद नहीं करे सिस्टम, तो उसके लिए हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये सब हम लोग करके देखे थे। Retrieve the name of each employee who works on all the project controlled by department 5, the same query। पिछले बार हम लोगों ने क्या कर दिया, पिछले बार हम लोगों ने कर दिया उसको कंटेन कीवर्ड रख के, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कंटेन कीवर्ड कैसे काम कर रहा है, तो उसको भी रहने देते हैं। अब आगे देखिए, सेलेक्ट पी नंबर फ्रॉम वर्क्स ऑन। ये टेबल क्या करेगी भाई साहब, ये टेबल, दिस टेबल इज गोइंग टू दिस क्वेरी इज गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द select P number from works on where SSN equal to ESSN। Now, first query, which is not correlated, select all project controlled by department 5। This query, ये वाली देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या कर रही है, ये आपकी सिंपल नेस्टेड है, कोरिलेटेड नहीं है। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा कौन सा उठा लेगा, डिपार्टमेंट नंबर 5 जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करता है उसके आगे। तो ये कौन से आगे, लेट अस सपोज यहीं पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ इक्वल टू आगे बढ़ा के, इसने काम किया 1 2 और 3 पे। लेट अस सपोज इसने जो काम किया 1 2 3, इस क्वेरी का हमको ये रिजल्ट मिला सपोज। ओके, अब इनर वाला क्वेरी क्या कह रहा है, देखो आप खुद समझोगे। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब माइनस होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होगा, एक्सेप्ट मतलब माइनस होता है। आपने एक एम्प्लॉय उठाया और एक एम्प्लॉय का क्या पता किया, वो किस किस प्रोजेक्ट पे काम करता है। सो अगर उसका मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएगा, उसका प्रोजेक्ट नंबर पता चल जाएगा। देखो ये बाहर जो सेकंड वाली क्वेरी है, ये कैसी है बेटा, ये कोरिलेटेड है। सो कोरिलेटेड क्वेरी क्या करेगी, एक एम्प्लॉय को पिक करेगी और उसके प्रोजेक्ट नंबर को वर्क्स ऑन टेबल से बताएगी। सो वर्क्स ऑन टेबल से जब आप इसको करोगे तो क्या पता चलेगा, देखो जैसे अब मान लो एक एम्प्लॉय है, लेट अस सपोज जॉन, और वो तुम्हारा काम करता है 1 2 3 4 एंड 5 पे। तो 1 2 3 में से जब 1 2 3 4 5 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यही बाहर लिखा गया है कि सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा होने पे आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 मतलब नल, और नल आने पर हमको क्या, नॉट एग्जिस्ट क्या करता है, जिसके लिए वैल्यू नल आएगी वही एम्प्लॉय यहाँ पर सेलेक्ट होगा। जल्दी से बताइए ये बात कितने लोग को समझ में आ गई। अगेन अगर मेरा जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट नंबर 5 का वो 1 2 और 3 है, लेट अस सपोज हमने फिर से वही सपोज कर लिया, और अब एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो वर्क करता है किस पे, वर्क करता है वो
लेट अस सपोज 2,3,9 मानने में क्या जा रहा है। सो अगर आप a माइनस बी परफॉर्म करोगे एक्सेप्ट करके तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, you'll get what 1, आपको मिलेगा 1। तो क्या ये नॉट एग्जिस्ट हुआ, ये नल हुआ, ये नॉट एग्जिस्ट नहीं हुआ। सो वी विल नॉट सेलेक्ट दैट एम्प्लॉय। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट operators by which we can perform the division operation। तो अगर आपको अच्छी समझ है discrete mathematics की और mathematics logic की तो आप ये बात समझ पाए होंगे। In the first query we have computed the project number of department number 5। In the second query what we have done, we have just computed what? We have computed the employees. We are picking the one employee and computing the project number of that particular employee. And if the subtraction of both these queries is null, we will select that particular employee. So by this we can perform it. अगर किसी को क्वेश्चन है सर थर्ड क्वेरी सेकंड और फर्स्ट, थर्ड क्वेरी सेकंड और फर्स्ट से कोरिलेट होगी, इसकी बात कर रहे हो। इसमें देखो क्या लिया गया है, एसएसएन और ईएसएसएन। ईएसएसएन इसी टेबल का है, एसएसएन किस टेबल का है, एसएसएन आपका एम्प्लॉय टेबल का है, तो एम्प्लॉय टेबल से बस कोरिलेट हो रही है, इस टेबल से क्या मतलब है। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए सब लोग, यस ही लिखोगे, पता है मुझे, नालायकी है तुम लोग की। पक्का आ गई? अच्छी बात है भाई साहब, आ गई तो बहुत बधाई हो। एंड नाउ यू आर एबल टू find out or done any kind of query, you are not able to solve any kind of query। आप अब different queries लीजिए, इससे ज्यादा operations कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने एकदम सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। now it's up to you एज जैसे हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सीख जाए, फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया, डेराइव कर लिया, सब अच्छे समझ लिया। इट्स अप टू यू कि आप कितनी ज्यादा क्वेरी करते हैं। तो अब एक भी क्वेरी बचनी नहीं चाहिए। 10 तारीख तक पहला टास्क हो जाना चाहिए और उसके 15 तारीख तक बाकी के पास हो जाने चाहिए। और इनफिट टीक्यू भी अब हो जाना चाहिए। इनफिट टीक्यू की अभी मैं डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ, बट 3, 4 और 5 उसका करिए। नाउ थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।